गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। आज हम लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। इसी क्रम में अल्टरनेट बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री चलता है, ठीक है। और करंट रेगुलर, तो करंट का आज से न्यू टॉपिक और टॉपिक वाइज स्टार्ट हुआ है करंट में, ठीक है। तो रेगुलर रहिए आप लोग। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है और पहला ही न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है। 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पढ़ने के साथ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ क्या देखेंगे, कंफर्टेबल सर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या मिला हमको, सबसे पहले 12 केजी का वस्तु, जब केजी दिया तो किसका केजी है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान 12 केजी मिल गया। आगे जैसे बढ़े तो वहां मिला हमको 5 मीटर की ऊंचाई, हाइट मिल गया कितना, 5 मीटर। जब हमें द्रव्यमान और हाइट मिल गया तो समझ गए कि ये किस ऊर्जा में आ गया, स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh, और g का मान कहीं पर 9.8 लगाने देता है, कहीं 10। जहां 9.8 कंपल्सरी नहीं बोले वहां 10 आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सबसे कठोर या मजबूत जो आंसर होगा वो कौन होगा, 9.8 से, ठीक है। तो यहाँ बोल भी दिया है जी का मान 9.8 लीजिए। तो आप देखिए सूत्र में बैठा दीजिए इसको, mgh में 12 गुना 9.8 गुना कितना मीटर ऊंचाई, 5 मीटर, 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। पहला न्यूमेरिकल खत्म। सारा आज टॉपिक में इसी पर आएगा, mgh पर। बनेगा या नहीं, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन सुनिएगा सर। पहले क्वेश्चन एक बार फिर से, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रारंभ में कमी होगी, बाद में वृद्धि होगी। तीसरा ऑप्शन है इसमें वृद्धि होगी। चौथा ऑप्शन है इसमें कमी होगी। कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में कुल ऊर्जा कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जिसमें द्रव्यमान 10 केजी और 5 मीटर प्रति सेकंड वेग दिया हुआ है। तो इसमें क्या निकलेगा, जब वेग और द्रव्यमान दिया हो तो गतिज ऊर्जा निकाल लीजिएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। m के जगह द्रव्यमान बैठाइए और v के जगह वेग, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन है, बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ वायुयान में, या दौड़ता हुआ धावक में। बांध के पानी में, जो स्थिर है उसी में स्थितिज ऊर्जा, जो गति है वो गतिज ऊर्जा। क्लियर है। तो बांध के पानी में कौन सा ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा। वही दौड़ता हुआ वायुयान गतिज ऊर्जा, गिरता हुआ वायुयान गतिज ऊर्जा, दौड़ता हुआ धावक गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी। चलती हुई गोली, बहने वाली हवा, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, या उठाया हुआ हथौड़ा। हथौड़ा को उठा के रखें, चला नहीं रहे, जब उठा के रखे तो स्थिर है, स्थिर है तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा। बाकी जितना था उसमें गतिज ऊर्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है जो आप लोग से बन जाएगा, पीडीएफ से बनाइएगा, जो दिक्कत होगा फिर पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन सुनिए, लुढ़कता हुआ पत्थर, गिरता हुआ नारियल, उठा हुआ हथौड़ा, या गतिमान कार। उठा हुआ हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। वेरी गुड। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। तो बताइएगा, लटके हुए पंखे, स्थितिज ऊर्जा। जब लटका हुआ वो चल ही नहीं रहा तो गतिज कहाँ है, तो स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर बोले चलता हुआ पंखा, यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि एक उसका देखिए, उसका जो लंबा जो डंटा है वो लटका हुआ है ना, और पंखा उसका घूम रहा है, तो इसका मतलब स्थितिज और गतिज दोनों है। और जब दोनों आ जाए तो आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बन जाएगा, बन ही जाएगा, नहीं बनेगा उस समय पूछिएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होती है? किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होती है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज में कमी, या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं? गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाए। ठीक है, किसी वस्तु की मुक्त अवस्था में गिरावट के दौरान क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। और यहाँ सूत्र लग जाएगा 1/2 mv²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। कितना गुना? 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज स्थितिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन होगा? वेग को बढ़ा दिया सर। फिर से, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन होगा? आवाज बुलंद कीजिए, क्या हो गया? कंफ्यूजन? चलिए देखिए, सर सही बोले, ठीक है, क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां वेग को बढ़ा रहा है, वेग का कोई भी रिलेटेड स्थितिज ऊर्जा से नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यही अगर गतिज ऊर्जा रहता तो क्या हो जाता? अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाता? 16 गुना बढ़ जाता। कितना बढ़ जाता है? तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा इसी तरह, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं किस पर निर्भर करता है। तो गतिज ऊर्जा जो निर्भर करता है वो द्रव्यमान और वेग पर, द्रव्यमान और वेग पर। वही स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान और हाइट पर, द्रव्यमान और हाइट पर। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारा ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरण? ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से पेशी ऊर्जा और पेशी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। किस नियम के अनुसार? बहुत अच्छा, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग के तुलना में डैश ऊर्जा होती है। देखिए सुनिएगा फिर से क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग के तुलना में डैश ऊर्जा होती है। कम ऊर्जा, शून्य ऊर्जा, समान ऊर्जा, अधिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा? अधिक ऊर्जा। संपीड़ित का मतलब क्या हुआ? कंप्रेस किया हुआ, और एक समान जो साधारण रखा हुआ, तो उसके तुलना में जो इसका होगा वो अधिक ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। ठीक है, निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी? क्या होगी? ऑप्शन, तापीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा? गतिज ऊर्जा। जब हम कोई चीज को गिराएंगे तो वो गिरेगा तो थोड़ा तो इधर उधर लुढ़केगा ही, तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? ऊर्जा। वही है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो यहाँ अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक जूल। वेरी गुड। चलिए फिर से नॉमेरिकल और देखिए, नॉमेरिकल इसीलिए हम बार बार छोड़ रहे हैं क्योंकि सारा बनने वाला। देखिए 11 kg का द्रव्यमान भूमि से 7 मीटर ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? तो द्रव्यमान और हाइट दिया है तो क्या बनाएंगे हम लोग? स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh का फार्मूला लगाएंगे, सारा बन जाएंगे। ट्राई किए थे आप लोग? पीडीएफ जो कल का टॉपिक में दिया था आप लोग ट्राई किए थे? नहीं किए तो आज कर लीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट दिन पूछ लीजिएगा कहीं अगर डाउट रहे तो। चलिए, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? जब बारिश होता है तो ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलेगा? कौन बदलेगा? बैटरी। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं टॉर्च बोल सकते हैं, ठीक है, टॉर्च में सेल लगाया तो रासायनिक ऊर्जा लिया और उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनरेटर, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। वेरी गुड, विद्युत मोटर। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? नाभिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। हाइट के साथ, क्योंकि ये हाइट पर निर्भर करता है। स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और हाइट पर। तो बढ़ने या घटने पर क्या होगा? परिवर्तन तो होगा ही ना। तो वही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो कौन बढ़ता घटता है? स्थितिज ऊर्जा, mgh। फिर से क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। एक वस्तु का निहित ऊर्जा 1500 जूल दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 1500 जूल। इसका द्रव्यमान 15 केजी है। कितना है? 15 केजी है। तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, सेम फार्मूला लगाना है। जो 200 जूल दिया, 1500 जूल दिया हुआ, वो किसका मान दे दिया है? स्थितिज ऊर्जा का मान दे दिया। स्थितिज ऊर्जा का मान दे दिया, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? mg है। m का भी मान दिया है, g का भी मान तो 9.8 ले लेंगे, और h का मान निकल जाएगा। इतना सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, कैसे हो? चलिए, क्या जी का मान 10। हाँ 10 है, तो अप्रोक्स बोले 10 ले सकते हैं, वहां अपने लिख देगा 9.8, तभी लेना है 9.8, नहीं तो 10 से अपने सुविधा अनुसार लीजिए, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? Fs mgh 1/2 mv² या m - gh? mgh। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? ऑप्शन सुनिएगा फिर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? पहला, घर की छत पर रखी गई ईंट। दूसरा है एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है। तीसरा है संपीड़ित स्प्रिंग। चौथा है जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। ऑप्शन है AD, ACD, ABC, ABCD। ये चारों जो दिए ना, घर के छत पर रखी ईंट रख दिए हैं, वो चल बुल रहा है क्या? नहीं, तो वो स्थितिज ऊर्जा पा गया। हम लोग जानते हैं कि घड़ी के स्प्रिंग चाबी में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है ना। नेक्स्ट, संपीड़ित स्प्रिंग, स्थितिज ऊर्जा। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में पानी जो संग्रहित, मतलब क्या? जमा है तो स्थिर है, स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। तो ये चारों आंसर इसका सही है, ठीक है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है। क्या होता है? बल होता है, संवेग होता है, ऊर्जा होता है, शक्ति होता है? ऊर्जा होता है, ठीक है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होता है। जब तक आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं हो पाएगा। शरीर का ही एक एग्जाम्पल लिए, बाकी सब में समझ रहे हैं ना। अभी ब्रेक दिए खाने के लिए ताकि एनर्जी आ जाए ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित होता है क्या? गति। टरबाइन घूमेगा तो क्या हो जाएगा? गति ऊर्जा। गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? छांटना आप लोग को गलत। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। दूसरा, उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होता है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। गतिशील कार में गतिज ऊर्जा होती है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, ये गलत है। इसका सही होगा बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? नेक्स्ट फिर नॉमरिकल आया और सेम बन जाएगा। इसमें द्रव्यमान और वेग दिया हुआ है। चलिए, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है? क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है, बढ़ती है? क्या होगा? बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ती कैसे है। ठीक है, क्या हो रहा है सर? गुब्बारे को छोड़ रहा है, गुब्बारे को
तो इस जो गुब्बारे लड़के से जो है वो हाइट जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि हाइट घट रहा है उसका? हाइट अगर बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो हो गया क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं सर। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी सर? क्या होगी? चलिए, यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएंगे सर। माइंड भटक जाता है सर, इसीलिए थोड़ा पैसेंस में। खत्म हो गया आज का टॉपिक? नहीं हुआ है? अच्छा चलिए, अब सारा देखिए नॉमेरिकल है। 15 केजी के हथौड़े जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा, देखिए द्रव्यमान दिया है, हाइट दिया है, तो निकल जाएगा। बनाइएगा आप लोग घर में, ईमानदारी पूर्वक घर में सब बना के आइएगा, तभी पूछिएगा सर यहाँ डाउट है, झूठे ने सर यूला डाउट है, ठीक है? सब बन जाएगा, कुछ नहीं है। सारा नॉमेरिकल mgh पर है और 1/2 mv² पर है। जहां तक देख पा रहे हैं हम सारा बन जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गतिज के साथ बढ़ती है, तो गतिज के साथ कौन बढ़ेगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन को छांटिए। निम्नलिखित में से क्या समान है? क्या समान है? एक तीव्र गति से आता हुआ कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। सुन लिए? नेक्स्ट सुनिए, दूसरा नंबर ऑप्शन। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा तेजी से चलती हवा कई कारों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। कहने का अर्थ है जितना भी चारों हम ऑप्शन पढ़े, इसमें क्या हो रहा है? गतिज ऊर्जा हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा हो रहा है, या फिर अति तीव्र गति हो रहा है, या घर्षण बल हो रहा है? गतिज ऊर्जा हो रहा है, क्योंकि पहला में पढ़े थे हम लोग कि तीव्र गति से आता हुआ एक कंकड़ जो खिड़की को तोड़ सकता है। दूसरा था गतिशील वाहन, गति ऊर्जा वहां भी हो रहा है। तीसरा ऑप्शन था तेजी से चलती हुई हवा, वहां भी गति हो रहा है। चौथा था पवन चक्की, पवन चक्की देखे आप लोग? और रियलिटी में नहीं देखा? कोई बात नहीं, तमिलनाडु कभी घूमने का मौका मिले तो जाइएगा। गुजरात, तमिलनाडु पवन चक्की लगा हुआ है। हाँ, कर्नाटक में भी है, ठीक है। चलिए, वहां से भी विद्युत उत्पादन किया जाता है पवन चक्की से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी? गोली के बराबर, शून्य, या गोली से अधिक, या गोली से कम? गोली से कम होगी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉमेरिकल नॉमेरिकल नॉमेरिकल, ठीक है, बन जाएगा इधर भी। हाँ, और नॉमेरिकल बनने वाला है, सब बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? Fs 1/2 mv², 1/2 mu² mgh। इतना बार रटाएगा नहीं कि दिमाग में सेट कर जाएगा, ठीक है। चलिए, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है? ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा कम। ठीक है, ठीक है। तो क्या पढ़े हम लोग? फिर से क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। एक वस्तु को लंबवत ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है, तो ऊपर उठने के दौरान, ऊपर उठने के दौरान हाइट में क्या होगा? वृद्धि होगा। हाइट में वृद्धि होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा, अगर हम कोई चीज फेंके हैं तो क्या होगा? उसका तो गति कम तो होगा ही ना, वो रफ्तार से नहीं जा सकता जो रफ्तार से हम दिए यहाँ, ठीक है। और हाइट बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा? फिर से क्वेश्चन सर, क्वेश्चन है
किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराने के दौरान निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा। कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी सर? बंदूक के तुलना में कम, बंदूक के तुलना में अधिक, या बंदूक के बराबर? बंदूक के तुलना में अधिक होगी। ये सारा तो पिछला क्लास में भी हो गया था। चलिए अब हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है? किसका? द्रव्यमान का। निम्नलिखित में से किस राशि का स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता? तो द्रव्यमान का। द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है सर। गति, द्रव्यमान, त्वरण, समय। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी भी स्थान पर मान समान होता है, उसका मान नहीं बदलता है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहते हैं? यहां से एक नया सीखने को मिलेगा। फिर किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान के मापन किसका मापन इकाई है? किसका है? जड़त्व का। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। वेरी गुड। वस्तु के जड़त्व को नियम में से किसमें मापा जाता है? द्रव्यमान में। किसमें मापा जाता है? द्रव्यमान में। द्रव्यमान का परिभाषा क्या है सर? द्रव्यमान का परिभाषा क्या है? कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। वही क्या बोले सर? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को। जैसे कल एक एग्जांपल लिए थे सर, चावल में चावल का होना। वही बोल रहे किसी वस्तु में वस्तु की मात्रा का होना उसका द्रव्यमान कहलाता है। चाहे वो यहाँ रहे या फिर इसे हम पृथ्वी या अंतरिक्ष में ले जाए, वहां भी तो वही रहेगा। तो वो द्रव्यमान चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो भार चेंज हो सकता है। अगर यहाँ 60 kg है तो वहां जाके 10 kg हो सकता है। ठीक है, 10 न्यूटन जो होगा। ठीक है, भार तो न्यूटन में देते हैं ना। चलिए तो देखें अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होगा? घनत्व। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को केजी से, आयतन को मीटर क्यू से, और घनत्व को केजी प्रति मीटर क्यू। ठीक है, क्लियर है या फिर दिक्कत है? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट। अब यहां से देखिए न्यूमेरिकल एक आया, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। कितना है? 200 न्यूटन है। तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। यहां एक फार्मूला यूज होगा, W बराबर mg। W बराबर mg। W बराबर क्या हो गया? भार। ठीक है, तो भार 200 न्यूटन है और mg, m का मान कितना दिया था? निकालना ही है। और g का मान 10। 10 को 2 से काट देंगे तो कितना? 20 आया। तो द्रव्यमान कितना हो गया? 20। और 20 क्या? किलो kg। ठीक है, बल बटे त्वरण बराबर क्या होगा? संवेग, द्रव्यमान, गति या दाब? बल बटे त्वरण, संवेग, द्रव्यमान, गति, दाब। हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अब जब क्या निकालने दिया है? द्रव्यमान ही निकाल लीजिए। तो बल बटे क्या हो जाएगा? बल बटे त्वरण। आप लोग पढ़े होंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। वहां से तीनों निकालते थे, दूरी, चाल, समय। तो सेम वही है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो वहां से अगर द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो बल बटा त्वरण। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स का 425 क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान। वेरी गुड। कौन नहीं करता है? द्रव्यमान। चलिए फिजिक्स में यहां तक किसी को कोई डाउट?
डाउट है? अच्छा, डाउट वाला हो सकता, केमिस्ट्री में हो सकता है सर। चलिए नेक्स्ट कहाँ से था? 351। चलिए पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन का, ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाता है? H1 H11 H12 H13, ठीक है। ये कब काम आएगा सर? जब बोल देगा कि ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉनों की संख्या है, उस समय ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चले हम लोग 3 देख लिए समस्थानिक। अगला क्वेश्चन समस्थानिक। सबसे पहले बताइए समस्थानिक कहते किसको है? समस्थानिक किसको कहते हैं? वेरी गुड। परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भार भिन्न भिन्न, मतलब परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। इसका एक और पॉइंट है, पॉइंट यही है, क्या है? हाँ, भौतिक गुण भिन्न भिन्न। समस्थानिक का भौतिक गुण भिन्न भिन्न, रासायनिक गुण समान, उसे समस्थानिक कहते हैं। यही जस्ट ऑपोजिट आ जाएगा समभारिक, जिसका परमाणु द्रव्यमान या भार समान हो लेकिन संख्या भिन्न भिन्न हो। भौतिक गुण समान हो लेकिन रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, ये क्या हो जाएगा? समभारिक। और समभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। क्लियर है? एक था सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, एक था सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की समान, एक था आइसोडाइफर, ठीक है। आइसोडाइफर क्या है सर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसका अंतर समान होना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होना, उसे आइसोडाइफर कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु भिन्न संख्या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। सारा थ्योरी पहले बता दें तब पर भी आवाज कम आता है। चलिए समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। समभारिकों में डैश की संख्या समान, किसकी संख्या समान होती है? द्रव्यमान की संख्या समान होती है। कहा जाए तो नाभिक की भी संख्या, नाभिक में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या नहीं हो जाएगा? तो द्रव्यमान संख्या समान, नाभिक संख्या समान, ठीक है। परमाणु भार समान, तो उसे क्या कहते हैं? समभारिक। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में सुनिएगा, मतलब ऑप्शन सुनिएगा। आइसोटॉप, आइसोटोन, न्यूक्लियन, आइसोबार। क्या बोला जाता है? आइसोबार। चलिए समान द्रव्यमान वाले न्यूक्लियाइड को क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? चलिए अब गैस का नियम आ गया हम लोग, ठीक है। क्या आ गया? गैस का नियम। चलिए इसका भी पहले कुछ परिचय दे देते हैं, ठीक है। परिचय क्या होता है? देखिए गैस का नियम में क्या क्या आ जाएगा सर, कोई बता सकते हैं? गैस का नियम में कौन कौन सा? जैसे पहला बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम और एक्वागार्डो का नियम, ठीक है। एवागार्डो, हाँ एवागार्डो, बॉयल्स, चार्ल्स, और उसके बाद गैलुसेक और एवागार्डो का नियम, ये गैस का नियम है। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा ही क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक गैस का नियम नहीं है, अभी क्वेश्चन पूछेंगे हम, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या बता रहे थे कि पहला हम देखते हैं बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम में क्या स्थिर रहेगा? नियत। सबसे पहले देखिए एक समीकरण होता है, क्या समीकरण होता है? PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पहला बॉयल्स के नियम में। बॉयल्स के नियम में नियत रहता है क्या सर? ताप। किसको हम कर दिए नियत? ताप। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, पहले से लिख के रखे। चलिए क्या बोले? सूत्र क्या होगा? PV इक्वल टू MRT। क्या तो किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? बॉयल। तो क्या रहेगा इसमें नियत? सर इसको लिखिए ताप। क्या नियत रहेगा? ताप, ठीक है। ताप नियत रहेगा इसको। देखिए ये दोनों नियत हर हमेशा रहेगा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या नियत किए?
ताप को, टेम्परेचर को नियत किए तो क्या बच गया मेरे पास, पीवी। पीवी को लिख सकते हैं, इधर जब चल जाएगा तो 1/v, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका कहने का क्या होगा, जो प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर है ना, प्रेशर को अगर बढ़ाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, क्या होगा, घटेगा। कहने का अर्थ है जो दाब है वो आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो गया, पहला बोयल का नियम क्या बता दिया कि अगर हम तापमान को नियत रखेंगे तो जो आयतन होगा वो दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा, दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर हुआ बोयल का नियम। अभी अभी चार्ल्स का नियम आएगा। चार्ल्स का नियम में क्या नियत रहेगा, क्या रहेगा, तो दाब। तो प्रेशर को नियत रखेंगे, टेम्परेचर को छोड़ देंगे इस बार। तो यहाँ V इक्वल टू क्या आ जाएगा, T। V इक्वल टू T, ज्यादा तो नहीं हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। V इक्वल टू T होगा, ठीक है। तो V इक्वल टू T कहने का अर्थ क्या है, V फॉर वॉल्यूम, आयतन। आयतन किसका समानुपाती है, ताप का। तो आप देखिए यहाँ से क्लियर, यही चीज एक और देख लीजिए जो होता है गेलुसाक। गेलुसाक में क्या नियत रहेगा, आयतन। जब आयतन को हम नियत रख देंगे तो क्या बचेगा, P, और इधर क्या बचेगा, T। तो P बराबर T, P समानुपाती, दाब समानुपाती होगा ताप का। अब हम यहाँ क्लियर करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला हम लोग पढ़े बोयल का नियम। क्या पढ़े, बोयल का नियम। वो बताया कि ताप मेरा जो है नियत रहेगा। जब ताप को नियत रखा तो दाब बटे आ गया इसका 1/v आयतन। मतलब क्या हो गया, दाब व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो दाब किसका उल्टा था, आयतन का। तो दाब व्युत्क्रमानुपाती होगा आयतन का। वही दूसरा चले हम लोग चार्ल्स। चार्ल्स में किसको रखे नियत, दाब को। जब दाब को नियत रखे तो हमारा क्या निकल गया, आयतन और टेम्परेचर। तो आयतन समानुपाती हो गया तापमान का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में गेलुसाक में, तो गेलुसाक में आयतन को नियत रख दिए तो दाब समानुपाती हो गया तापमान का। दाब समानुपाती हो गया तापमान का। ये तीनों नियम था और इसी से क्वेश्चन बनेगा। आगे बताते हैं कैसे। चलिए पहला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो, किसी गैस का आयतन शून्य हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। या नियम नहीं पूछ रहे, उसे क्या कहा जाता है जिसमें आयतन शून्य हो, क्या कहेंगे, आदर्श गैस। हाँ, ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो उसे क्या कहा जाता है, निरपेक्ष स्केल तापमान, परम शून्य तापमान, परम तापमान, इनमें से कोई। परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। चलिए अब बताइएगा, निम्न में से कौन बोयल के नियम के अनुसार फॉलो करता है। ठीक है, पहला है नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुक्रमानुपाती। क्या ये सही है? चलिए नेक्स्ट, नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान दाब तथा आयतन के गुणनफल स्थिर, अर्थात दाब व्युत्क्रमानुपाती आयतन का। ये सही है। तो कहां से आप लोग ये आंसर दिए, वो समीकरण से दे पाए कि नहीं दे पाए? क्या यहाँ रटना पड़ा? नहीं, समझ गए समीकरण तो सारा सॉल्व हो गया। और यही समीकरण एग्जाम में भी करना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तुरंत हम लोग लिखेंगे पीवी इक्वल टू MRT। और दिमाग में यही रखना है कि अगर बॉयल बोले तो टेम्परेचर नियत रहेगा, अगर चार्ल्स बोले तो दाब नियत रहेगा, अगर गेलुसाक बोले तो आयतन नियत रहेगा। बाकी निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा? कौन बताता है? बॉयल बताता है। हाँ वही बताता है, ठीक है। चलिए, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन 2 गुना ना हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान क्या होगा? ये तो आ गया बनाने वाला, ठीक है। और इसका एक सूत्र होता है जो कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे शायद, ठीक है, क्योंकि सब कोई तो मैथ थोड़े पढ़े हैं उतने। V1/T1 इक्वल टू V2/T2। सर ये इसका क्या हो गया? जस्ट अभी हम किसका नियम, बॉयल्स का नियम बता रहा है ना, नहीं सॉरी चार्ल्स का नियम बता रहा है ना। ये कहने का अर्थ क्या है, इस समानुपाती है किसका, टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ अगर इसको हटा दें तो बराबर लिख सकते हैं, बराबर भी हटा दें तो इसको बटे में लिख सकते हैं। तो वही तो दिया है
दो दिया रहेगा आयतन, उसमें से एक टेम्परेचर दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, तो एक निकल जाएगा। इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा, ये नहीं निकलेगा। साइंस में सिर्फ समझने का रहेगा, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान रहता है, उसमें मैथ जैसा नहीं घुमाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभिलक्षण गैस PV इक्वल टू nRT किस गैस के लिए सही उपक्रम है? आदर्श गैस। एकमात्र जो फार्मूला अभी हम लोग क्या बताए थे, PV इक्वल टू MRT, लेकिन जहां nRT आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? आइडियल गैस या आदर्श गैस। आइडियल गैस या आदर्श गैस। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का इंतजार था। यह क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, जूल का नियम, चार्ल्स का नियम। ले लिए ना एक नंबर आप लोग? तब यही चीजें, सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगाइए। क्या एक नंबर बहुत मायने रखता है सर ना। चलिए, अच्छा ऐसे अभी छांट सकते थे क्या? दो कंफ्यूजन तो जरूर होता है, एक एवोगाड्रो और एक जूल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विसरित नहीं होता है? विसरित का मतलब क्या हुआ? फैलना। तो निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होगा? अगरबत्ती का धुआं, इत्र का वात, मेथी का पाउडर या धुआं? मेथी का पाउडर। बाकी तो सब जान रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं सर? जितना आगे बढ़ेंगे लखन सर उतना, और मतलब सीधे व्युत्क्रमानुपाती बन गए अभी क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। सुनिएगा ऑप्शन, वहीं से आंसर दीजिएगा। विसरण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गैसों का विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन है, विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। गैसों के विसरण दर ठोस और द्रव के तुलना में अधिक होता है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो कौन सा गलत था? ए नंबर गलत था। गैसों का विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, जो नहीं करती है। इसका सूत्र होगा सर किसके अनुसार? किसके अनुसार सर? एक नियम था, किसके अनुसार? ग्राहम ने एक नियम दिया था, जो आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, स्पीड और टाइम वाला फॉर्मूला पढ़े थे। तो यहाँ देखिए, R1 बाय R2 रूट अंडर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं सर, स्पीड छोड़ो रहेगा, D2 बाय D1। मैथ वाला याद आ जाता है ना। ठीक है, तो वहां क्या था? टाइम, और यहाँ स्पीड था ना, स्पीड और टाइम का था। यहाँ आ गया क्या? R1 और R2 D2। ये क्या है सर? घनत्व। ठीक है, घनत्व हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? उसके द्वारा अलग अलग पदार्थों का लगा हुआ, ठीक है, गैसों का आयतन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कि इस पर आयतन पर निर्भर नहीं किया। आयतन क्या सर? एक था जो कि अलग अलग पदार्थों, जैसे हम कोई भी चीज लेंगे, जरूरी नहीं कि आप जैसे यहाँ आया एक अगरबत्ती का धुआं आया, कहीं इत्र आया, तो वो पदार्थों का देगा। ठीक है, और यहाँ दिया उसका घनत्व। यहाँ कहीं आयतन का जिक्र किया है क्या? नहीं सर, नहीं किया। वही चीज क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैसों का विसरण का दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। क्या किया है? नहीं। तो यही क्वेश्चन गलत है, वो निर्भर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट बोले, बॉयल का नियम। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? पहले बोल दिया बॉयल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? ऑप्शन दीजिए सर। क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, थोरियम। यूरेनियम। टाइटेनियम सही है, टाइटेनियम। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है। किसके किसके तहत उसको, मतलब किस लिए मिला था? एक भौतिक क्षेत्र में और एक फिजिक्स केमिस्ट्री, एक भौतिक और एक रासायनिक। ठीक है, एक भौतिक और एक रासायनिक।
रेडियो सक्रियता तत्व का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकुलर। किसने किया था? हेनरी बेकुलर। नेक्स्ट है हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर ने किसका खोज किया था? अब एक भी ऑप्शन हमको देना नहीं पड़ेगा। सहसंयोजकता और केमिकल बॉन्डिंग को आज क्योंकि इसको पढ़ाना पड़ेगा हमको ऑनलाइन, मतलब नॉमरिकल बताना पड़ेगा सर। ठीक है, और सारा नॉमरिकल है, इसमें कुछ हम नहीं करते, इसका वीडियो हमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज का साइंस का यही समाप्त करते हैं। करंट अफेयर करते हैं क्योंकि सारा नॉमरिकल। क्या हुआ? आप लोग बोलिएगा, आवाज नहीं आता आप लोग से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। इससे पहले सबसे पहले सभी को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। आज का जो टॉपिक है, आज करंट अफेयर्स का स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 6 है। जो बुक है आपका स्पीडी करंट अफेयर्स का बुक है। ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं, और इसी में पेज नंबर 6 से आज स्टार्ट है। पहला टॉपिक आज का जो है वो है विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। ठीक है, विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ। तो आप लोग पढ़ के आए हैं ना? जवाब दीजिएगा। क्या बोले लेकिन? अच्छा कोई बात नहीं, बताइएगा। पहला सवाल है, एप्पल, एप्पल का सीईओ कौन है? टिम कुक। एप्पल का सीईओ टिम कुक। बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट का? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला। अगला सवाल बताइएगा, मास्टर कार्ड का? मास्टर कार्ड, हाँ, माइकल माइबैक। ठीक है, माइकल माइबैक। मास्टर कार्ड का माइकल माइबैक। ठीक है, मौ से मास्टर कार्ड, मौ से माइबैक। बताइएगा टीसीएस का? टीसीएस जो एग्जाम लेता है रेलवे का, क्या नाम है? के कृतिवासन। ठीक है, टीसीएस का कौन है? के कृतिवासन। बताइएगा फेसबुक का? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, कल भी पूछे थे फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। बताइएगा ट्विटर का? लिंडा याकारिनो। ठीक है, लिंडा याकारिनो। आप लोग रिपीट कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो साथ के साथ बोलिएगा, ये सब बोलते हैं ना, उसके साथ बोलिएगा। बताइएगा व्हाट्सएप का? व्हाट्सएप का विल कैथकार्ट। क्या है? विल कैथकार्ट। ठीक है, बताइएगा यूट्यूब का सीईओ? नील मोहन। क्या है यूट्यूब का सीईओ? नील मोहन। बताइएगा फ्लिपकार्ट का? हाँ, कृष्णमूर्ति। ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्णमूर्ति। बताइएगा गूगल का? सुंदर पिचाई। ठीक है, ये तो पूरा फेमस है, सब जानता है गूगल का सुंदर पिचाई। अगला बताइएगा टाटा ट्रस्ट का सीईओ कौन है? सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट का सिद्धार्थ शर्मा। अब बताइएगा भारत का 75वां गणतंत्र दिवस जो है 2024 का, ठीक है, उसके बारे में बताइएगा, उसका मुख्य अतिथि कौन थे? हाँ, इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। ठीक है, जो 14 मई 2017 से अब तक हैं। ठीक है, अब बताइएगा उसमें जो पहला स्थान था, जो झांकी निकला था, तो बताइएगा राज्य में पहला स्थान किसका था? उड़ीसा का। ठीक है, उसका थीम बता सकते हैं? क्या था उसका थीम? महिला सशक्तिकरण के बारे में। ठीक है, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। बताइएगा उसमें जो मंत्रालय का श्रेणी था, संस्कृत मंत्रालय का। कौन सा मंत्रालय? संस्कृत मंत्रालय। उसका थीम बताइए। भारत एक क्या है? लोकतंत्र की जननी। ठीक है, भारत एक लोकतंत्र की जननी, जो इसका मुख्य थीम था। अब बताइएगा अगला, 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है, कौन कौन सा देश से प्राप्त हुआ उसको? नाम बताइएगा आप लोग देश बताइएगा, हम बताएंगे आपको सर्वोच्च पुरस्कार। बताइएगा एक एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 कहां से मिला है? पलाऊ गणराज्य से। कहां मिला है? पलाऊ गणराज्य से। बताइएगा ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो 2024 भूटान से। कहां से मिला है? भूटान से मिला है। बताइएगा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 कहां से मिला? रूस से। तो इसको कैसे याद रखेंगे? लास्ट वाला थोड़ा सा याद रख लेंगे। ठीक है, जैसे ग्याल्पो, ग्याल्पो कहां से? भूटान से। ग्याल्पो भूटान से।
एपोस्टल, एपोस्टल कहाँ से? रूस से। बताइएगा ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिस्र से। कहाँ से मिला है? मिस्र से। उसके बाद देखिए ये बता दीजिएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो कहाँ से मिला है? फिजी से मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है? फिजी बोले तो फ्रांस नहीं, फिजी से, ठीक है, लास्ट में बोल दिया इसमें। अब बताइएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, हाँ, पपुआ न्यू गिनी से। कहाँ से मिला है? पपुआ न्यू गिनी से। बताइएगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर कहाँ से मिला है? फ्रांस से। कहाँ से मिला है? फ्रांस से। बताइएगा फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। अब बताइएगा इसरो, इसरो का वर्ष 2022-24 के प्रमुख मिशन, ठीक है, मिशन के बारे में बताना है आप लोग, नहीं आप लोग को बताना है किस तिथि में परिक्षेपित किया गया था उसको, ठीक है। बताइएगा EOS-8 मिशन कब किया गया था? 16 अगस्त 2024 को, ठीक है, 16 अगस्त 2024 से। और किस रॉकेट से किया गया था? तो SSLV-D3, ठीक है, SSLV-D3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। बताइएगा आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 कब किया गया था लॉन्च? 2 सितंबर 2023 को। कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। इसका रॉकेट का नाम बताइए? PSLV, ठीक है, क्या नाम है? PSLV C-57। बताइए चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। और लैंडिंग कब हुआ था? 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को। बताइएगा RLV LEX 03 कब लॉन्च हुआ था? 23 जून 2024 को। कब हुआ था? 23 जून 2024 को। और कौन सा रॉकेट से? RLV, ठीक है, RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। बताइएगा RLV लैंडिंग प्रोग्राम, RLV लैंडिंग प्रोग्राम 22 मार्च 2024 से, 22 मार्च 2024 से। इसको भी किससे? कौन सा रॉकेट? RLV से, ठीक है, इसको भी RLV से। बताइएगा आदित्य L1, आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को। कौन सा रॉकेट से? PSLV, ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब बताइएगा इसरो का आगामी मिशन क्या क्या है, ठीक है, हम बताएंगे उसका उद्देश्य, आप लोग को बताना है मिशन, ठीक है। बताइएगा चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, चंद्रयान 4, ठीक है। कौन सा मिशन? चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगी? 2028 में। अब बताइएगा जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन, जिसका नाम बताना आप लोग को मिशन का, लुपेक्स। क्या नाम है? लुपेक्स। तो बताइएगा जाक्सा, जाक्सा कहाँ का संस्था है? जापान का, ठीक है, कहाँ का है? और इसरो तो जान ही रहे हैं, भारत का। बताइएगा भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है? गगनयान 1/2, ठीक है, गगनयान 1/2। बताइएगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन? शुक्रयान-1। कौन सा मिशन? शुक्रयान-1 कब लॉन्च होगी? 2025 में, मतलब इसके अगले साल, ठीक है, इसके अगले साल। बताइएगा मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, हाँ दूसरा मंगलयान 2, ठीक है, पहला कौन था? मंगलयान, ठीक है, पहला था मंगलयान और दूसरा मंगलयान 2। बताइएगा पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन, तो जिसका नाम है निसार। क्या नाम है? निसार, जो कब लॉन्च हुई? 2024 में, ठीक है। अगला बताइएगा 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, ठीक है, कौन सा मिशन से? गगनयान 3, गगनयान 3। अब बताइएगा प्रोजेक्ट चीता के बारे में, ठीक है। बताइएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को किस देश से चीता को लाया गया था? नामीबिया। कहां से लाया गया था? नामीबिया से, ठीक है। और बताइएगा किस राज्य में रखा गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइएगा जिसमें से 5 मादा था और 3 नर, ठीक है, उसमें से एक जो है मादा चीता का मौत हो गया था, उसका नाम बताना। क्या नाम था? सासा। क्या नाम था? सासा। अब बताइएगा बाघ गणना रिपोर्ट, ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में जानेंगे हम लोग। बताइए बाघ गणना रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन्य जीव, ठीक है, कौन कौन जारी करता है? भारतीय वन्य जीव। बताइएगा भारत में बाघों की कुल संख्या 3682, ठीक है, याद रखिएगा 3682 बाघों की कुल संख्या 3682।
सर्वाधिक बाघ भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि देश का सबसे ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट किसमें है? जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। आपको बताना है 2022 के अनुसार, वर्ष 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 54 है। कितनी है? 54 है। अब बताइए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3925। 3925। अब बताइए, अगला टॉपिक है भारत में 2023-24 में आए तूफान एवं चक्रवात, ठीक है, आप लोग को बताना है नामकरण किस देश में हुआ है, ठीक है, बताइएगा। बिपरजॉय, बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश। कहाँ हुआ? ब से बिपरजॉय, ब से बांग्लादेश, बिपरजॉय बांग्लादेश। बताइएगा तेज, हाँ तेज भारत में, ठीक है, उसका नामकरण भारत में हुआ है। बताइएगा हामून, हाँ ईरान, हामून का नामकरण ईरान में। बताइएगा माईकोंग, माईकोंग म्यांमार, माईकोंग म्यांमार, ठीक है, इसमें भी वही है, मौ से माईकोंग, मौ से म्यांमार। बताइएगा रेमेल, ओमान, ठीक है, रेमेल का नामकरण ओमान। बताइएगा अल्वारो, मोजाम्बिक, ठीक है, कहाँ किया गया है? मोजाम्बिक। अब थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि भारत प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र बताना है, बताना बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्र नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। बताना तेज जो है तूफान, उससे प्रभावित क्षेत्र, तो उसे है दक्षिण पश्चिम अरब सागर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम अरब सागर। बताना माईकोंग से प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। माईकोंग से आंध्र प्रदेश। अब बताइएगा डेनियल से प्रभावित क्षेत्र लीबिया, ठीक है, कौन सा क्षेत्र? लीबिया क्षेत्र। बताइएगा गेमी से प्रभावित क्षेत्र चीन, ताइवान, फिलीपींस, ठीक है, चीन, ताइवान, फिलीपींस। अब बताइए आप लोग विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, ठीक है, टॉप 3 कंप्यूटर का नाम बताना। बताइए एक ही बार में सबको। फ्रंटियर, फुगाकू और एक तो लूमी, ठीक है। तो बताना फ्रंटियर किस देश का? अमेरिका का। फ्रंटियर अमेरिका। बताना फुगाकू जापान, फुगाकू जापान, और लूमी फिनलैंड। लूमी कहाँ का? फिनलैंड। अब बताना टॉप 3 भारत का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला एरावत, दूसरा परम सिद्धि, तीसरा प्रत्यूष। बताना आप लोग को पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है, पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बताइएगा देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितनी है? हाँ, इसको याद रखना है, 809,537, ठीक है, 809,537 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 809,537 वर्ग किलोमीटर। बताना है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हरियाणा, सबसे कम। बताना वहीं पे सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल। अगला सवाल बताइएगा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य। हाँ, मतलब एक राज्य है जिसमें ज्यादा प्रतिशत में वन है। कौन सा? मिजोरम, ठीक है, ज्यादा वनावरण मिजोरम। बताइएगा देश में कुल वनावरण कितनी है? हाँ नहीं, 713 789, ठीक है, 713 789। हाँ, 7,13,789। इसको अगर प्रतिशत में पूछे तो 21.71%, 71, ठीक है, 21.71%। बताइएगा देश में कुल वृक्षावरण और वनावरण में अंतर जान रहे हैं आप लोग? पहले क्या है, जैसे जो वन में हो, हाँ वन में हो, और जो खंड खंड में जंगल लगा है उसको हो गया वृक्षावरण, ठीक है। हाँ, तो वो कितनी है देश में कुल वृक्षावरण? 95,748, ठीक है, 95,748। तो ठीक है, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। और आप लोग से अनुरोध है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि क्या पता आप लोग का सिलेक्शन वीडियो का अंत में ही रुका हो।
यस तो इसीलिए अगर हो सके तो आप लोग ज़्यादातर मतलब कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में कर लीजिएगा, 1.25 में थोड़ा सा आवाज आएगा लबर 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 करके, लेकिन देख ही लीजिएगा, ठीक है। यस पूरे 1.5 अच्छा, करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना, इसीलिए तो साइंस वाला चूंकि थोड़ा सा लगेगा, मान लीजिए, हाँ, तो उसको थोड़ा सा स्पीड करके देखना है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।